हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की ढेरों शुभकामनाएं। 26 जनवरी की क्लास है और द हिंदू के सेकंड एडिटोरियल से शुरू करेंगे। आर्टिकल लिखा गया है आंगनवाड़ी सेंटर्स। आपने नाम सुना होगा आंगनवाड़ी का, इनकी भूमिका पे और इनकी इम्पोर्टेंस पे। जो बच्चे क्लास में नए हैं ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम को 6:30-7 बजे के आसपास ये क्लास आपको मिलती है, जिसमें मैं ये कोशिश करता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई भी एग्ज़ाम जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसका इंग्लिश का सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाए। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब तीनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे। आज की क्लास के ऊपर बेस्ड ये क्विज़ है, जिसको एट द एंड ऑफ द क्लास हमें सॉल्व करना है। अभी मन से क्लास को लेंगे और फिर देखेंगे क्विज़ को क्लास के लास्ट में। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी द लास्ट माइल। देखिए, माइल का मतलब होता है मील। इंडिया में हम यूज़ करते हैं किलोमीटर्स को, अमेरिकन्स और कैनेडियंस यूज़ करते हैं माइल को। अगर मुझे सही से याद है तो एक माइल में लगभग 5/8 किलोमीटर्स होते हैं, यानी कि 8 किलोमीटर्स और 5 मील बराबर हैं डिस्टेंस में। अब ये लास्ट माइल क्या है? लास्ट माइल का मतलब है आखिरी सिरा या आखिरी छोर। अंग्रेजी में लास्ट माइल जो फ्रेज है ना, ये बताता है किसी चीज़ के बिल्कुल आखिरी छोर तक, सिरे तक पहुंचने को। मान लीजिए आपको कुछ काम मिला कि इस गांव के अंदर आपको जनगणना करनी है। ये गांव है छोटा सा, ठीक है, ये बड़ी सड़क है। अब यहाँ से गांव में जाओगे और जाकर के सेंसस करके आ जाओगे हर घर में कितने कितने लोग हैं। अब मान लीजिए इस गांव के इस छोर के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है। आपने पूरा गांव कवर कर दिया और लास्ट का हिस्सा छोड़ दिया। ये जो लास्ट का हिस्सा है यही लास्ट माइल था। समझ गए? अंग्रेजी में लास्ट माइल फ्रेज बताता है कि आप बिल्कुल एंड तक गए हैं, बिल्कुल आखिरी छोर तक आपने कवर किया है। तो यहाँ पे ये फ्रेज ये कह रहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं लास्ट माइल को कवर करती हैं, गांवों जंगलों तक जाकर के अपनी सेवाएं देती हैं। चलिए, कह रहे गवर्नमेंट्स मस्ट ऑफर फेयर वेजेस टू दोज एट द एंड ऑफ द सर्विस डिलीवरी लाइन। कह रहे जो गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें हैं, चाहे सेंटर की सरकार हो या किसी स्टेट की सरकार हो, इनको देना चाहिए या ऑफर करना चाहिए सही मेहनताने को फेयर वेजेस को। वेजेस यानी तनख्वाह, रेम्यूनरेशन, जो भी मजदूरी दोगे। फेयर का मतलब है जो निष्पक्ष हो, सही हो। जितना काम करवाया उतनी तनख्वाह आपने दी, तो इनको उतनी बराबर तनख्वाह देनी चाहिए उन लोगों को, टू दोज, जो लोग इस जगह काम कर रहे हैं। किस जगह? एट द एंड ऑफ द सर्विस डिलीवरी लाइन। अब ये क्या होता है एंड ऑफ द सर्विस डिलीवरी लाइन? आपकी गली में सफाई कौन करता है? स्वीपर, ठीक है। घर पे जनगणना करने के लिए कौन आता है? स्कूल का टीचर और सबसे जूनियर वाला। अच्छा, आपके बच्चे को इंजेक्शन लगा या नहीं लगा, इसका सर्वे कौन करने आता है? आशा वर्कर। आशा वर्कर। आपके घर में अगर कोई डिलीवरी होने वाली है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसको सही न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो इसके लिए कौन आता है आपके घर में? आंगनवाड़ी वर्कर। तो ये जो टीचर हैं जूनियर वाले, जो स्वीपर्स हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो कि सर्विस डिलीवरी लाइन में एंड पे हैं, जिनके हाथों आपको सर्विस मिलती है, ये दीज आर द पीपल एट द एंड ऑफ सर्विस डिलीवरी लाइन। समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर सीधे निकल जाओगे मीनिंग निकाल के कि एंड ऑफ द सर्विस डिलीवरी लाइन, तो ये तो फिर वो हाईफाई बात होगी ना। हर चीज़ का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो सरकारों को इन स्वीपर्स को, वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को, टीचर्स को सही वेजेस देनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। देखिए, दे जो है, दे प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है, प्लूरल जो है चीज़ों के लिए यूज़ होता है। इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है दे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। इतना आपने आज तक सुना होगा। वी मस्ट ऑफर फेयर वेजेस टू देम। आ रही बात समझ में? टू प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम लेगी, लेकिन इस केस में लगा हुआ है दोज। जिन बच्चों को हल्की फुल्की भी ग्रामर पता है वो समझ पा रहे होंगे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ। दोज कहाँ से आया भाई? दे और देम तो हमने सुना था, यहाँ देम लग भी सकता था, फिर दोज लगाने की यहाँ क्या ज़रूरत पड़ी? कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में करवाएंगे। अभी आगे बढ़ के पहले वोकैब पर नज़र डालते हैं इस आर्टिकल की, फिर इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना। 2024 में टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पास जो हैं, इनका प्राइस बढ़ चुका है और वैलिडिटी को भी 1 साल की बजाय 6 महीने कर दिया गया है 2024 में।
अब जिन बच्चों ने पुरानी वैलिडिटी और पुराने प्राइसेस मिस कर दिए थे, तो एक दिन आप रिपब्लिक डे पे इस सेल का फ़ायदा ले पाएंगे। 179 रुपीज़ में आपको मॉक टेस्ट पास मिल रहा है, 6 महीने का नहीं, पूरे 1 साल का। और आपको प्रो पास मिल जाएगा 269 रुपीज़ में, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इंक्लूडेड होंगे, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर करते हैं। पास का फ़ायदा लेने के लिए सेल का कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको लिंक दिखाएगा टेक्स्ट बुक का। जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हो 200, 250, 300, इस पर आपको कूपन लगा लेना है YD10। जैसे इस कूपन को लगाएंगे प्राइस घट के आपका हो जाएगा 179 फॉर द नॉर्मल मॉक टेस्ट पास। इसी तरीके से प्रो वाला पास आपको दिखाएगा 350, 400 का। जो भी प्राइस आपको दिखाए कूपन यूज़ करें YD10, आपका प्राइस जो है घट करके हो जाएगा 269 रुपीज़। ठीक है, जिनको ज़रूरत है पास की, आप सेल का फ़ायदा ले सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। चलिए वोकैब शीट अपनी 5 वर्ड्स लेकर के आए हैं अगेन आपके लिए। थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, इस शीट को आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। एक्रीमनी क्या होती है? कड़वाहट को, रैनकर को, एनिमोसिटी को, दुश्मनी को बोलते हैं एक्रीमनी। कड़वाहट के लिए बिटरनेस, रिसेंटमेंट और डिस्टेस्ट वर्ड भी यूज़ होता है। द एक्रीमनी बिटवीन द टू फैमिलीज हैज़ केप्ट देम फ्रॉम टॉकिंग टू ईच अदर फॉर डेकेड्स। जो कड़वाहट है इन दोनों परिवारों के बीच, उस कड़वाहट ने इनको कीप देम फ्रॉम किया है। कीप फ्रॉम करना यानी किसी काम को करने से रोकना। उस कड़वाहट ने इनको इस काम को करने से रोका है, दोनों परिवारों को, और काम है एक दूसरे से बात करने का। और कब तक? पिछले कई दशकों से, कई डेकेड से। एक्रीमनी एक नाउन है, एक्रीमोनियस एक एडजेक्टिव है। आज अब एक्रीमोनियस यानी कड़वाहट भरा ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। रैनकर जो है इसका कॉमन सिनोनिम है। बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ये सिनोनिम जो है रैनकर जो है वर्ड आपसे पूछा गया है। रैनकर नाउन फॉर्म, रैनकरस एडजेक्टिव फॉर्म, कड़वाहट और कड़वाहट भरा। चलिए अगला वर्ड अपने पास एस्थेटिक। देखिए एक होता है एथलेटिक, एथलेटिक यानी आपकी फिटनेस से रिलेटेड, और एक होता है एस्थेटिक जो किसी चीज़ के दिखावे या लुक से रिलेटेड होता है। समझ गए? दीज शूज़ आर मोर एस्थेटिक दैन कंफर्टेबल। ये जो शूज़ हैं, ये जो जूते हैं, ये दिखने में ज़्यादा अच्छे हैं बजाय कंफर्टेबल होने के। एस्थेटिक ज़्यादा है, ब्यूटीफुल ज़्यादा है, कंफर्टेबल कम है। एस्थेटिक को अट्रैक्टिव या ब्यूटीफुल भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड एस्थेटिक इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, एस्थेटिक सर्जरी कौन सी होगी? प्लास्टिक सर्जरी, जिसमें आप अपनी नाक को ऊंचा कर देते हो, होठों को बड़ा कर देते हो और जाने क्या क्या करते हो, तो वो एस्थेटिक जो है इंप्रूवमेंट्स होती हैं आपकी बॉडी में आपके हिसाब से। अगला वर्ड है इम्पॉर्चुनेट, नया वर्ड है आपके लिए। इम्पॉर्चुनेट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आपको चिढ़ा दे और लगातार चिढ़ाए। मैं एग्जांपल देता हूँ इसका। जो आपके पास कभी कभी फ़ोन आता होगा कि सर मैं येस बैंक से बोल रहा हूँ, बजाज फाइनेंस से बोल रहा हूँ, फलाने बैंक से बोल रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड ले लो हमारा, या हमसे लोन ले लो। आप उनका फ़ोन काट दोगे तो फिर करेंगे 1-2 दिन बाद, कोई नया आदमी करेगा। तो ये जो फ़ोन कॉल्स होती है ना, ये इम्पॉर्चुनेट होती हैं, बहुत चिढ़ाएंगी आपको और लगातार चिढ़ाती रहेंगी, है ना। पीपल, यहाँ पे आर कर लेना, पीपल आर टायर्ड ऑफ रिसीविंग इम्पॉर्चुनेट फ़ोन कॉल्स। लोग थक चुके हैं रिसीव करके इम्पॉर्चुनेट फ़ोन कॉल्स को या एनोइंग फ़ोन कॉल्स को। और कौन सी फ़ोन कॉल्स हैं? सेलिंग क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन्स। ये वो फ़ोन कॉल्स हैं जिनमें क्रेडिट कार्ड और लोन्स आपको बेचे जाते हैं। तो ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। अनोइंग तो आप समझते ही हैं, चिढ़ाने वाला, लेकिन इम्पॉर्चुनेट में आपको लगातार चिढ़ाया जाता है। आपका सारी सीमाएं पार हो जाएं आपके गुस्से की, इतना आपको चिढ़ाया जाएगा इम्पॉर्चुनेट जो है चीज़ों से। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है रोप इन करना। रोप का मतलब रस्सी, इन का मतलब अंदर। किसी आदमी से कोई काम आपने करवाया जो वो करना नहीं चाहता था, तो आपने उसको रस्सी बांधी और अपने साथ अपने काम में अंदर जो है इन्वॉल्व कर लिया। यही होता है अंग्रेजी में रोप इन करना। टू मेक समवन गेट इन्वॉल्व विद यू इन समथिंग विद फोर्स। मना के, समझा के, गुस्से से, प्यार से, डर से, जैसे भी आदमी किसी को आप सेट करते हो ना किसी काम को करने के लिए, उसको बोलते हैं रोप इन करना। राजू आर नेबर रोप्ड इन एवरीवन टू हेल्प हिम मूव टू हिज न्यू हाउस। राजू जो हमारा पड़ोसी है, उसने सबको रोप इन कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया हर एक को, कि वो उसको मदद करे उसके नए घर में मूव करने में, उसका सामान उठा करके नए घर में शिफ्ट करने में। मूव टू ए होम का मतलब होता है पुराने घर से सामान उठा के नए घर में जाना। तो ये रोप इन नाम की फ्रेजल वर्ब यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट वर्ड है अपना आज का रिकम्पेंस, कई दिनों बाद आया है। इसको कंपेंसेशन भी बोलते हैं, रेपरेशन भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हर्जाना।
किसी चीज़ की भरपाई, किसी का नुकसान किया भरपाई कर दी, तो वो भरपाई जो आपने दी है दैट भरपाई इज कंपनसेशन या रिकम्पेंस। द एयरलाइन विल हैव टू रिकम्पेंस द पैसेंजर्स फॉर कैंसलिंग द फ्लाइट। एयरलाइन को हर्जाना देना होगा, रिकम्पेंस करना होगा पैसेंजर्स को फ्लाइट कैंसिल करने के लिए। फ्लाइट को समझ गए ना, फ्लाइट जब उड़ाई नहीं तो हर्जाना देना पड़ेगा, पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो आज ये वर्ड जो है कंपनसेशन आर्टिकल में देखेंगे। 5 ही वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए, एक समरी आपको देंगे। देखिए हमारे देश में सरकार की तरफ से जो प्ले स्कूल चलाए जाते हैं, प्ले स्कूल समझते हैं ना आप, नर्सरी, LKG, UKG, उनको हम बोलते हैं आंगनवाड़ी सेंटर, AWC। आपको हर गांव शहर में मिलेंगे। शहर में कम मिलेंगे, गांवों में ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और आंगनवाड़ी सेंटर पे काम करती हैं 2 महिलाएं। एक का नाम होता है आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है सीनियर, दूसरी होती है आंगनवाड़ी हेल्पर जो होती है जूनियर। इनके काम बहुत सारे हैं। बच्चों को घरों से ले जाना, स्कूल में पढ़ाना, है ना, नर्सरी LKG वाले जो स्कूल हैं, समझ गए, वहाँ पे खिलाना, समझाना, थोड़ा बहुत जो है उनको गिनती पहाड़े, है ना, पढ़ना लिखना बोलना सिखाना। फिर ये खाना भी बनाती हैं, सरकार की तरफ से राशन मिलता है, खाना बना करके बच्चों को खिलाना। और फिर बच्चों की माँओं से मिलना, बात करना, अगर कोई माँ प्रेग्नेंट है तो उसको दवाइयाँ देना, उसका न्यूट्रिशन देखना। तो आप समझ पा रहे होंगे बहुत बुनियादी लेवल के काम हैं इनके और बड़े इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन इनको सही से उतना पैसा नहीं दिया जाता। मैं गुजरात में जानता हूँ जहाँ पे चल रहा है आंगनवाड़ी सेंटर का प्रोग्राम, आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलते हैं 8,000 रुपये महीने के और हेल्पर को मिलते हैं शायद 4500 रुपये। ये भी अभी बढ़ाए गए हैं, पहले तो इनके शायद इनके 5,000 थे और इनके 2-2,500 रुपये थे। अभी हुआ क्या, आंध्र प्रदेश में ये सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स 50-60 हज़ार जो हैं हड़ताल पे बैठ गए और इन्होंने ये बोला कि हमारे पैसे बढ़ाओ और हमारी कुछ और भी मांगे हैं, आंगनवाड़ी सेंटर को अच्छा करो, यहाँ टॉयलेट्स बनवाओ, तो हमें सही आप सुविधाएं दो ताकि हम इस काम को कर सकें। 42 दिनों की हड़ताल चली, अनशन चला, जिसमें इन सभी वर्कर्स ने खाना भी नहीं खाया और इन्होंने फास्ट टिल डेथ, कि जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक ये हड़ताल करेंगे, भूखे रहेंगे, इस हड़ताल को इन्होंने चलाए रखा। 42 दिन बाद आंध्र प्रदेश की सरकार जागी और इनकी मांगों को मांगा गया और आंगनवाड़ी सर्विसेज को बहाल किया गया। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि यही वो लोग हैं जो लास्ट माइल तक डिलीवरी करते हैं। आप इनको हल्के में ना लें, इन जो काम आप इनसे करवाते हैं उसके बजाय उसके सामने कम से कम इनको बराबर मेहनताना आपको देना चाहिए। तो आज का आर्टिकल इसी टोन पे बेस्ड है, सजेस्टिंग टोन है। चलिए आर्टिकल को शुरू करेंगे। कह रहा है जी, अंडर एस्टिमेटिंग द लास्ट माइल इन द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज वुड बी अ टेरिबल मिस्टेक। कह रहा है अंडर एस्टिमेट करना। देखिए एस्टिमेट का मतलब होता है आंकना, अंडर एस्टिमेट का मतलब है कम आंकना, किसी चीज़ को कम इंपॉर्टेंट बताना। कह रहा है जी कम आंकने का जो काम है लास्ट माइल को और किस में, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में, वो एक टेरिबल मिस्टेक होगा, बड़ी ही खराब गलती होगा। लास्ट माइल क्या है, मैंने आपको गांव का एग्जांपल लेके बताया था भाई। 95% पॉपुलेशन गांव की यहाँ रहती है, 5% यहाँ रहती है, मान लो 1% यहाँ रहती है। तो आपने सोचा भाई 95 को कवर कर लेते हैं, इनका क्या है, झोपड़ी में रहते हैं किनारे पे। यही लास्ट माइल के लोग हैं और इनको आंकना भी, इनको डिलीवरी देना है सर्विस की, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अंडर एस्टिमेटिंग आपका सब्जेक्ट है, वर्ब की ING फॉर्म सब्जेक्ट बनी हुई है तो जीरेंड कहलाएगी। और जीरेंड क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, वुड भी इसकी वर्ब है। अंडर एस्टिमेट करने के लिए एक इडियम भी है अंग्रेजी में, टू मेक लाइट ऑफ समथिंग, टू मेक लाइट ऑफ समथिंग, ठीक है। लाइट मतलब हल्का, किसी चीज़ को हल्का बताना, टू मेक लाइट ऑफ समथिंग। याद करना, ये इडियम मैंने आपसे क्विज में पूछी है। कह रहा है जी पर्टिकुलरली फॉर द स्टेट इट इज़ इंपॉर्टेंट नॉट टू टेक फॉर ग्रांटेड दोज हु आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लाइन। कह रहा है कि खास करके स्टेट के लिए, स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब है सरकार, चाहे राज्य की हो चाहे सेंटर की हो। कह रहा है किसी भी सरकार के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि वो टेक फॉर ग्रांटेड ना करे। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है किसी को अप्रिशिएट ना करना। जो चीज़ आपको मिली हुई है, आपको लगता है ये तो ऐसे ही है, एवं ही है ना, तो ये एवं वाला जो है एटीट्यूड नहीं दिखाना है, टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। उन लोगों को, दोस्त को जो प्लेस्ड होते हैं, जो रखे हुए होते हैं, जो बैठे हुए होते हैं एंड ऑफ द लाइन में, लाइन के सबसे आखिरी छोर पे। और ये कौन लोग हैं भाई, एंश्योरिंग दैट कनेक्ट बिटवीन इट्स स्कीम्स एंड द पीपल।
ये वही लोग हैं जो इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं एक कनेक्ट को, एक रिश्ते को सरकार की स्कीम्स और सरकार को बनाने वाले लोगों के बीच। समझ गए? एंड ऑफ द लाइन है तो समझ, घर घर जा करके वो सरकारी स्कीमों को लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। चलिए, इट की वर्ब है इज, हु आया है दोज के लिए, हु की वर्ब है आर प्लेस्ड। टेक फॉर ग्रांटेड करना, जो चीज़ आपको मिली हुई है उसका वैल्यू ना करना। आपके घर में बचपन से कार है, आपके पिताजी भी कार चलाते थे, माताजी भी कार चलाते थे, आपने भी 18 की उम्र में लाइसेंस ले लिया, कार चला ली, तो आप उसको टेक फॉर ग्रांटेड लेंगे। आपके लिए लगेगा कि ये कार्स जो बेसिक नेसेसिटी हैं, लेकिन किसी ऐसे आदमी ने जिसने साइकिल चलाई हो उसके लिए कार लेना एक बड़ा सपना है, तो आप करेंगे टेक फॉर ग्रांटेड कार को, दूसरा आदमी नहीं करेगा। चलो, अब ये दोज वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। दे और दैम का फॉर्मूला जो आपने बचपन में स्कूल में सीखा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्कूल में ये नहीं बताया गया आपको कि दे और दैम जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, ये दोनों यूज़ नहीं करने हैं अगर इनके बाद में कोई एडजेक्टिवल फ्रेज हो। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड ना, वी शुड हेल्प दे दैम या दोस, हमें हेल्प करनी चाहिए उनकी। हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्टिव केस, जो कि इस केस में होगा दैम। मैं दोज को भी निकाल देता हूँ और मैं दे को भी निकाल देता हूँ। इतना तो समझ गए, ये तो बड़ा इजी था, है ना। अब अगला देखो, दे दैम या दोज शुड हेल्प अस, उनको हमारी मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पे चाहिए सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट की जगह दे आएगा सब्जेक्टिव केस में, तो दैम दोज को निकाल देता हूँ, ये भी आप समझते हो, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस को देखो, वी शुड हेल्प दे दैम दोज हु आर इन नीड, हमें मदद करनी चाहिए उन लोगों की, किन लोगों की, जो मदद की ज़रूरत में है, हु आर इन नीड। टू बी इन नीड का मतलब होता है ज़रूरत में होना, जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करनी चाहिए। तो भाई साहब, अब यहाँ पे दैम नहीं लगा सकते आप, अब आप यहाँ पे दैम का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आप ऊपर करके आए हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिनकी मदद करनी है दैम की, उस दैम के बारे में एक एडजेक्टिवल फ्रेज लगा हुआ है, क्लोज लगा हुआ है। ये एक पूरा क्लोज भी हो सकता है, रिलेटिव क्लोज, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, और ये एक पार्टिसिपल फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो। समझ गए? तो इस केस में दैम की जगह आपको लगाना पड़ेगा दोस, ठीक है। वी शुड हेल्प दे दैम दोज इन नीड, अब यहाँ पे इन नीड एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, दोज के बारे में बता रहा है, वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं, इन नीड हैं। अगेन आपको दोज का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये सब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है। मान लीजिए एक सेंटेंस हो, दे हु आर रिच, हु आर वेल्दी शुड हेल्प द पुअर, वो लोग जो वेल्दी हैं, वो लोग जो संपन्न हैं, उनको पुअर की हेल्प करनी चाहिए। देखो, दे शुड हेल्प द पुअर तो ठीक है, दे शुड हेल्प द पुअर तो ठीक है, दे आ गया सब्जेक्टिव केस में। लेकिन अगर आपने सब्जेक्टिव केस में दे के बाद में एक एडजेक्टिवल क्लोज रखा है, हु आर वेल्दी, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला क्लोज रखा है, तो फिर दे को आपको बदलना पड़ेगा भाई साहब दोज हु आर हेल्दी शुड हेल्प द पुअर। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, एडजेक्टिवल फ्रेज देख लेना है, चाहे प्रीपोजिशनल हो, चाहे क्लोज हो, रिलेटिव क्लोज हो, या समझ गए ना पार्टिसिपल फ्रेज हो। लास्ट सेंटेंस आपको दे रहे हैं एज होमवर्क, सब लोग ट्राई करें इसको। वी शुड हेल्प दे देम दोज नीडिंग आवर हेल्प, ठीक है। डालना कमेंट्स में, बस सीधे बता दो, दे डालना है, देम डालना है, दोज डालना है, जो आपका आंसर है उसको कमेंट में पोस्ट कर देना। बढ़े आगे, कॉन्सेप्ट सीख लिया। चलो, कह रहा है जी, इन दिस रिस्पेक्ट द रीसेंट अग्रीमेंट विद आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स दैट एंडेड देयर स्ट्राइक इन आंध्र प्रदेश वॉज अ बिलेटेड रिकॉग्निशन। कह रहा है अगर इस रिस्पेक्ट में देखें, ऊपर वाली बात को समझें, तो रीसेंट जो एग्रीमेंट है, हाल में हुआ हुआ जो करार है आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के साथ, और कौन सा करार? ये वो एग्रीमेंट है दैट एंडेड, जिसने एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया इनकी हड़ताल को, स्ट्राइक को, आंध्र प्रदेश नाम के स्टेट में, राज्य में। कह रहा है ये एग्रीमेंट जो है ना, इट वॉज अ बिलेटेड रिकॉग्निशन, ये एक बिलेटेड रिकॉग्निशन है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, एक्नॉलेजमेंट। बिलेटेड का मतलब होता है जो लेट होकर के आए, जो देरी से आए। तो ये देरी से आने वाली एक एक्नॉलेजमेंट है
पहचान है ऑफ देयर प्लेस इन मेंटेनिंग कंटिन्यूम ऑफ केयर, इन लोगों के प्लेस की, इन आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की भूमिका की जो है मेंटेन करने में, बनाए रखने में कंटिन्यूम ऑफ केयर को, देखभाल की कंटिन्यूटी को। समझ गए? इन्हीं की वजह से बच्चों की, माताओं की देखभाल होती है गाँवों में फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर ये ना काम करें तो बड़ा मुश्किल हो जाए। तो ये एग्रीमेंट जो है देरी से ही सही, लेकिन 42 दिन बाद कम से कम इस एग्रीमेंट से ये समझ में आया स्टेट को कि कितने ज़रूरी हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का प्लेस। चलिए, इसकी वर्ब होगी वॉज, दैट की वर्ब एंडेड, दैट आया एग्रीमेंट के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है। बिलेटेड यानी देरी से आने वाला। कंटिन्यूम का मतलब होता है कंटिन्यूटी, किसी चीज़ का लगातार बने रहना। अंग्रेजी में अकेला ऐसा फ्रेज है, एक्चुअल में 2 वर्ड्स हैं जिनमें डबल यू आता है। अंग्रेजी में 2 ही वर्ड्स हैं जिनमें डबल यू आता है, ठीक है। दूसरा वर्ड कौन सा है? स्पेलिंग एरर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, डबल यू आपको पता ही नहीं होगा, कहीं देखा आपने डबल यू? दूसरा वर्ड लिख देता हूं यहां पे मैं, वैक्यूम, ठीक है, VACWM, वैक्यूम। Carry the protest, a fast unto death went on for a record 42 days in विजयवाड़ा। कह रहे जो प्रोटेस्ट है, ये जो अनशन है, जो फास्ट ऑन टू डेथ था, फास्ट यानी उपवास व्रत, डेथ यानी मौत, अनटू मतलब तक, तो ये मौत तक उपवास का एक प्रोटेस्ट था कि हम कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पिएंगे। ये चलता रहा, वेंट ऑन करता रहा, कंटिन्यू करता रहा, रिकॉर्ड 42 दिनों के लिए विजयवाड़ा नाम के शहर में। एंड द एंड केम आफ्टर सम एक्रीमोनियस एक्सचेंजेस बिटवीन प्रोटेस्टर्स एंड द स्टेट। और इसका एंड आया, इसका अंत हुआ इस प्रोटेस्ट का, अनशन का, जब कुछ एक्रीमोनियस एक्सचेंज हुए, जब कुछ कड़वाहट भरी बातचीत हुई, लेन देन हुआ प्रोटेस्टर्स और स्टेट के बीच में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश जो है सरकार के बीच में। समझ गए? प्रोटेस्ट की वर्ब है वेंट ऑन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है गो ऑन की। गो ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ का चलना, कंटिन्यू करना। एंड की वर्ब है केम। एक्रीमोनियस, बिटर, रेनकरस, भूल तो नहीं जाते हो भाई? अच्छे से बताए थे ना सारे वर्ड, रैनकरस, बिटर, कड़वाहट भरा, है ना, एक्रीमोनियस। कह रहा था स्टेट गवर्नमेंट अग्रीड टू मीट 10 ऑफ देयर 11 डिमांड्स। गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल सही आ गई लाइन पे, अग्री कर गई 11 में से 10 इनकी डिमांड्स को मानने को। कह रहा दिस इंक्लूडेड इम्प्लीमेंटिंग प्रॉमिस सैलरी इंक्रीमेंट्स। इस 10 में या 11 में शामिल था, इंक्लूडेड था, इम्प्लीमेंट करना या असर में लाना या अमल में लाना इनको जो प्रॉमिस किया गया था वो सैलरी का इंक्रीमेंट, जो इनको कहा गया था कि हम देंगे, बाद में इन्होंने दिया नहीं वर्कर्स को, तो वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इनका इंक्रीमेंट, इनको जो वादा किया था उनको वो इंक्रीमेंट दिया जाएगा। और बाकी की ये सारी चीज़ें भी शामिल हैं। पेइंग ट्रैवल अलाउंस, इनके ट्रैवलिंग अलाउंस को पे करना जो ये गाँवों में जाती है ना। डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ते देना इनको। प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस, इनको लाइफ इंश्योरेंस देना, सारा दिन घूमती हैं इधर उधर। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर देना इनको। एंड एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स, एंड ऑफ सर्विस के अंदर 2-3 बेनिफिट्स आते हैं। एक आती है पेंशन, एक आता है PPF या GPF, और एक आती है ग्रेच्युटी। सरकारी नौकरी जो करते हैं या जिनके घर में कोई होगा, पता होगा उनको, रिटायरमेंट के टाइम ये 2-3 चीज़ें मिलती हैं। पेंशन वेंशन तो बंद हो गई भाई, उसके चक्कर में मत रहना, है ना, अब किसी को नहीं मिलती। तो ये इनकी डिमांड थी कि एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स इन वर्कर्स को भी मिले। करे जी इन एडिशन दे सॉट फंड्स टू एड्रेस स्ट्रक्चरल, एस्थेटिक एंड सैनिटेशन फ्लॉज इन आंगनवाड़ी सेंटर्स। करे जी इसके साथ साथ इन सभी अनशन करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने, इन सभी महिलाओं ने, महिलाएं होती हैं ये, मैं पुरुष नहीं होते कभी भी आंगनवाड़ी में, तो ये सभी जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, इन्होंने मांगा या सीख किया फंड्स को, पैसे को। और क्यों? ताकि वो एड्रेस कर सकें, सोल्यूशन ला सकें स्ट्रक्चरल, एस्थेटिक और सैनिटेशन फ्लॉज का। फ्लॉ का मतलब होता है कमियां, डिफेक्ट। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है बुनियादी, ढांचागत। सैनिटेशन का मतलब होता है सफाई से, क्लीनलीनेस से, हाइजीन से रिलेटेड। और एस्थेटिक का मतलब होता है डेकोरेशन से, सुंदरता से रिलेटेड। तो आंगनवाड़ी में सफाई की भी कमी है। सैनिटेशन का मतलब है बाथरूम्स नहीं है वहाँ, टॉयलेट्स नहीं है। स्ट्रक्चरल कमियां हैं, यानी कि इनके मकान जो है, इनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो टूटी हुई हैं। एस्थेटिक कमियां यानी बहुत गंदी हैं, साफ़ सुथरी नहीं है, थोड़ा इन पर
पेंट रोगन वोगन होना बाकी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी आंगनवाड़ी वर्कर्स पैसे मांग रहे थे कि हमारी आंगनवाड़ियों को आप सही करवा के दुरुस्त करवा के दो। दे की वो है सॉर्ट। सीख फंड का मतलब ये नहीं है पैसे मांग रहे थे हमारे अकाउंट में डाल दो। ये सरकार से ये कह रहे थे कि हमारे बजट में हमारे लिए भी कुछ रखो, हमारी आंगनवाड़ी में टॉयलेट्स बनवा दो, रंग रोगन करवा दो, कहीं टूटा हुआ है तो उसको प्लास्टर करवा दो, वहाँ पे है ना प्लास्टर करवा दो। कह रहे द रूलिंग युवा जना श्रमिका राइट हु या वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इनिशियली टुक अ टफ स्टैंड। कह रहा है जो रूलिंग वाईएसआर कांग्रेस है आंध्रा में, जो पार्टी है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, उसने शुरू में टेक किया एक टफ स्टैंड को, एक बहुत ही कड़ी मुद्रा को, पोजीशन को। और किसके खिलाफ? अगेंस्ट द आंगनवाड़ी वर्कर्स, इन सभी आंगनवाड़ी अनशन करने वाले वर्कर्स के खिलाफ। और ये कैसे किया इन्होंने? अब देखो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग गई है कॉमा के बाद, तो साइमल्टेनियसली इस काम को करते हुए। कह रहा है जी साइमल्टेनियसली इशूइंग शो कॉज नोटिस, इनको शो कॉज नोटिस इशू करते हुए, एंड इन्वॉकिंग द एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट अगेंस्ट दैम। ये जो खतरनाक एक्ट है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस, इसको भी इनके खिलाफ लगाते हुए। कह रहा लेकिन हुआ क्या? लेकिन वही हुआ जो लास्ट में होना था। बट फाइनली टुक द राइट स्टेप्स। फाइनली इस सरकार को समझ में आ गया, इसने राइट स्टेप्स को टेक किया और पूरे सारे के सारे जो है झगड़े को ख़त्म किया। वाईएसआर पार्टी की वो टुक टेक अ टफ स्टैंड, यानी कड़ी मुद्रा लेना। स्टैंड का मतलब समझ गए होंगे आप, पोजीशन है ना, इसको स्टांस भी बोलते हैं, किसी चीज़ को लेकर के आपका क्या सोचना है मानना है, स्टैंड। अच्छा, शो कॉज नोटिस क्या होता है? सरकारी कर्मचारियों को मिलता है अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो उनको एक नोटिस देते हैं कि आप बताओ आपने ये क्यों किया, और साथ में ये भी लिख देना क्यों आपसे आपकी नौकरी ना छीनी जाए, है ना। आप 15 दिन ऑफिस में नहीं आए, कोई आपने बताया भी नहीं, तो आप अपना एक जो है जस्टिफिकेशन डालो और लास्ट में ये भी बताओ कि आपको नौकरी से सस्पेंड क्यों ना किया जाए। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं शो कॉज नोटिस। इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, इसके बारे में आप विकीपीडिया पे पढ़ें। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों को इसेंशियल सर्विसेज पाने में मुश्किल होती है, तो आप पे ये एक्ट लग जाएगा और आपको जहाँ बैठे हो वहीं से उठा के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, बड़ा खतरनाक एक्ट है ये। कह रहा इट इज़ अनफॉर्चुनेट that governments tend to look at unionized protest and protesters as importunate। कह रहा है बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, दुर्भाग्यवश बात है कि सरकारें जो है ना, उनकी आदत है did tend to look। टेंड प्लस में टू इन्फिनेटिव का मतलब है आपकी कोई आदत होना। आई टेंड टू स्टडी टिल लेट इन द नाइट, मेरी आदत है रात में लेट तक पढ़ने की। तो वैसे ही सरकारें जो हैं उनकी आदत है देखने की, लुक करने की यूनियनाइज्ड प्रोटेस्ट को। यूनियनाइज मतलब जो यूनियन के बैनर के नीचे हो रहे हो। प्रोटेस्ट आप समझते हैं धरने, अनशन, और प्रोटेस्टर्स को। और कैसे देखती हैं सरकारें? इम्पॉर्चुनेट की तरह। इम्पॉर्चुनेट याद है ना, बहुत ज़्यादा परसिस्टेंटली अनोइंग। जैसे वो फ़ोन आता है आपके पास, सर लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, कुछ तो ले लो। तो सरकारें भी जो हैं इन प्रोटेस्टर्स को ऐसे ही देखती हैं कि ये कोई है ना, हमें जो है ब्लैकमेल करने वाले प्रोटेस्टर्स हैं, हमसे जो है यूनियन बना करके हमसे कुछ फ़ायदा उठाएंगे, इस तरह से देखती हैं। और ये कैसे करती हैं सरकारें सारा काम? विदाउट फर्स्ट कंसिडरिंग द मेरिट्स ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन, बिना पहले कंसीडर किए, सोचे समझे मेरिट्स को या जस्टिफिकेशन को उनकी रिप्रेजेंटेशन के, उनके प्रतिनिधित्व के। तो चाहे ये अच्छी बात भी कर रहे हो यूनियन बना के, उनके रिप्रेजेंटेशन के मेरिट्स को, उसके अंदर कितनी वर्दीनेस है, उसको सरकार कभी नहीं देखेगी। यूनियन देखते ही सरकार उसको दबाने की कोशिश करती है। इट की वर्ब है इस, गवर्नमेंट्स की वर्ब है टेंट। टेंट प्लस में टू इन्फिनेटिव लगेगा, स्ट्रक्चर ऐसे ही चलेगी। अगर यहाँ मैं लुकिंग लिख दूँ, टेंट टू लुकिंग, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इम्पॉर्चुनेट आप देख चुके हैं। कह रहा है जी इन दिस इंस्टेंट केस द आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स हैव अ मल्टीट्यूड ऑफ टास्क्स, ब्रिंगिंग चिल्ड्रन टू देयर सेंटर्स, टेकिंग केयर ऑफ टॉडलर्स एंड सो, है ना। आगे बहुत लंबा सेंटेंस है। कह रहा है अगर इस इंस्टेंट केस को देखें, देखिए इंस्टेंट का दो मीनिंग होता है, एक ही वर्ड है, दो मीनिंग रखेगा। एक तो मीनिंग होता है बिना डिले के या झटके से, तुरंत। दूसरा इंस्टेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको अटेंशन की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। कह रहा है इस इंस्टेंट केस में, इस ध्यान देने वाले अटेंशन लाइक केस में जो आंध्र प्रदेश में हुआ, इसमें वर्कर्स और हेल्पर्स जो है ना, इनके मल्टीट्यूड ऑफ टास्क हैं, इनके बहुत सारे टास्क हैं। मल्टीट्यूड मतलब मीरियड, अ लार्ज नंबर ऑफ।
और डैश लगा करके इन आंगनवाड़ी वर्कर्स के सारे टास्क आपको बता रहा है, जो मैंने आपको शुरू में बताए थे। पकड़ पकड़ के बच्चों को लाती हैं, खाना खिलाती हैं, खिलाती हैं, पढ़ाती हैं। ब्रिंगिंग चिल्ड्रन टू देयर सेंटर्स, पकड़ के बच्चों को सेंटर में लाना। टेकिंग केयर ऑफ टॉडलर्स, टॉडलर जो हैं 3 साल से छोटे बच्चे, उनकी टेक केयर करना, उनके सारे वैक्सीनेशन देखना, उनकी हाइट देखना, वेट देखना, है ना, कोई माल न्यूट्रिशन तो नहीं हो रहा है किसी को। अरेंजिंग द मील्स, इनके लिए रोज़ खाना पकाना। फीडिंग दैम, फिर इनको खिलाना। फिर टीचिंग दैम, रोज़ 4 घंटा 5 घंटा की इनको पढ़ाई करवानी, खेल वेल करवाना। समझ गए? तो ये सारे इनके काम है। अब इसके अलावा क्या काम है वो आगे बताएगा। बिसाइड्स दे आर रोब्ड इन टू प्रोवाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड काउंसलिंग। कह रहे जी इसके साथ साथ बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम दिस, है ना, बिसाइड्स इनको रोप इन किया जाता है, लगाया जाता है, इनको ये काम भी करवाया जाता है। रोप इन करना, किसी से कोई काम करवाना। और कौन सा? कि आप प्रोवाइड करें हेल्थ और न्यूट्रिशन एजुकेशन को, माताओं को जा कर के, कि आप अपनी हेल्थ और अपने बच्चे के न्यूट्रिशन को कैसे अच्छा रखें, बच्चे को क्या खिलाएं, कब कैसे खिलाएं। तो ये सारा काम भी इनको मदर्स को जाके बताने का होता है। और काउंसलिंग भी देनी होती है IYCF नाम की स्कीम पे, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। इस पे मैंने एक पूरा 1 साल का प्रोजेक्ट किया था आंगनवाड़ी वर्कर्स में, है ना, कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ये जो काउंसलिंग देती हैं घरों में जाकर के, वो काउंसलिंग कितनी असरदार है ना। ब्रेस्ट फीडिंग अगर ठीक से बच्चे की हो जाए तो बहुत कम बच्चे जो हैं आपको माल न्यूट्रिशन दिखेंगे, कमज़ोर दिखेंगे। तो ये सारे काम भी इनके होते हैं। और ये किसके लिए होता है? यंग मदर्स के लिए होता है, जो नई नई माँ बनती है पहली बार, उन सबको ये सारी एजुकेशन इनको देनी होती है। चलिए, दे की वर्ब है आर रोब्ड इन, पैसिव वॉइस लगा हुआ है। मेरे ख्याल से सारे काम इनके समझ आ रहे होंगे आपको। कह रहा है जी बीइंग द क्लोजेस्ट टू द कम्युनिटी, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, दे आर एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस फैमिलीज टू गेट द चिल्ड्रंस बर्थ रजिस्टर्ड। कह रहा है जी बीइंग यानी होने के नाते। बीइंग से एक स्ट्रक्चर बनती है, आपको पता होगा। शुरू में सेंटेंस के बीइंग आ जाए तो एक स्ट्रक्चर मैंने करवाई हुई है, अलग से 5 मिनट की वीडियो है। उस वीडियो का सार ये है कि बीइंग का मतलब है होने के नाते। कह रहे जी होने के नाते बीइंग सबसे नज़दीक कम्युनिटी के, समाज के, खास करके गांवों में, रूरल एरियाज़ में, ये इनसे एक्सपेक्टेड है, इनसे आशा है इन वर्कर से कि ये इन्फ्लुएंस करें फैमिलीज़ को, समझाएं बुझाएं कि वो अपने बच्चों की बर्थ को रजिस्टर करवाएं, अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं। और क्या करें? टेक अक्रॉस द मैसेज ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये टेक अक्रॉस करती हैं मैसेज को फैमिली प्लानिंग के, कितने बच्चे आपको करने चाहिए। एंड असिस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर स्टाफ इन मेकिंग श्योर एंटी एंड पोस्ट नेटल कमिटमेंट्स आर डिलीवर्ड। और ये असिस्ट करती हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के स्टाफ को, आशा वर्कर को, ANM को, GNM को, है ना, नर्सेज जो होती हैं, उनको भी ये असिस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं कि मेक श्योर किया जा सके कि एंटीनेटल और पोस्ट नेटल कमिटमेंट जो हैं उनको डिलीवर किया जाता है, उनको पूरा किया जाता है। अब ये क्या होते हैं एंटीनेटल पोस्ट नेटल, मैं आपको समझा दूंगा। सेंटेंस देख लो पूरा। कम्युनिटी के सबसे नज़दीक होने के नाते इनसे ये सभी आशाएं की जाती हैं। फैमिलीज़ को इन्फ्लुएंस करेगी कि बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं, फैमिली प्लानिंग का मैसेज सब तक लेकर के जाएं, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, सामुदायिक केंद्र से, जो नर्सिस वगैरह हैं, उनको ये अच्छे से असिस्ट करें ताकि एंटीनेटल और पोस्ट नेटल जो कमिटमेंट है सरकार के, वो पूरे हो सके। एंटीनेटल पोस्ट नेटल का मतलब होता है, देखिए, नेटल का मतलब है बर्थ, एंटीनेटल का मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीनों के अंदर जो लेडीज़ की रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम की गोली, है ना, आयरन फॉलिक एसिड देना, ये सब एंटीनेटल जो है काउंसलिंग होती है, सारी जो है केयर होती है। और पोस्ट नेटल क्या है? बच्चा पैदा होने के बाद, चाइल्ड बर्थ होने के बाद भी लेडीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ना। फॉलोइंग बर्थ है पोस्ट नेटल, एंटीनेटल यानी प्री बर्थ। तो ये सरकार के कुछ मेजरमेंट्स हैं कि ये सब काम हर माता को करने हैं बिफोर डिलीवरिंग ए चाइल्ड एंड आफ्टर डिलीवरिंग ए चाइल्ड। तो ये गाँव में यही जो है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्थ केयर वालों के साथ जाकर के इस चीज़ को इंश्योर करती हैं। समझ गए? ANC और PNC बोलते हैं इसको, एंटीनेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर। चलिए, while they might be located at the end of the line, it is no measure of their importance in the delivery line। कह रहा हो सकता है वो लोकेटेड हो एंड ऑफ द लाइन में, सबसे नीचे लाइन के वही आती हैं, सबसे कम पैसा यही पाती हैं,
कह रहे फिर भी ये कोई मेजर नहीं है, कोई पैमाना नहीं है उनकी इंपॉर्टेंस का डिलीवरी लाइन में। अंत में आती है तो क्या हुआ, हो सकता है यही सबसे इंपॉर्टेंट हो। ऊपर बैठे हुए लोग तो सोचते रहते हैं, पैसा लाते हैं, ये काम करके दिखाती हैं, तो एंड में आती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबसे कम इंपॉर्टेंट यही है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डन वेल दो आफ्टर ओवर अ मंथ बाय एक्सीडिंग टू मोस्ट ऑफ देयर जस्ट डिमांड्स। कह रहा स्टेट गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा काम किया है, इट हैज़ डन वेल, हालांकि 1 महीने से ज़्यादा के वक्त के बाद, 2 आफ्टर ओवर अ मंथ, और क्या करके, एक्सीड टू करके, घुटने टेक करके या मांग करके। एक्सीड टू करना, अग्री टू करना, कंसेंट टू करना, किसी चीज़ को मान लेना, चाहे मजबूरी में मानना, घुटने टेक के मानना। तो चाहे मजबूरी में ही मान करके ज़्यादातर इनकी जस्ट डिमांड्स को, वो डिमांड जो बिल्कुल सही हैं, जस्ट है, और ख़ास करके कौन सी, पर्टिकुलरली डिसीजन टू इंक्रीज देयर कंपनसेशन, खास करके वो डिसीजन कि इनका कंपनसेशन जो हर्जाना है या मेहनताना है वो इंक्रीज़ किया जाएगा, है ना, इनकी सैलरी को बढ़ाया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, हैज़ डन वेल, बड़ा अच्छा काम किया, हैज़ डन वेल इसकी वर्ब है। एक्सीड टू करना, अग्री टू करना, किसी चीज़ को समझ गए ना, मान लेना। इट इज़ नाउ इट्स ड्यूटी टू विड्रॉ ऑल द केसेस लॉज्ड अगेंस्ट आंगनवाड़ी वर्कर्स। कह रहे अब इसकी ड्यूटी है कि ये विड्रॉ करे सभी पुलिस केसों को जो इसने वर्कर्स के खिलाफ पिछले 42 दिनों में लगाए थे। अच्छा, और क्या करे, पे द सैलरी फॉर द स्ट्राइक पीरियड, हड़ताल के पीरियड की सैलरी भी जो 6-8 हज़ार रुपये इनको देती है सरकार, वो भी दे। अच्छा, और क्या करे, एंड नॉट टेक फर्दर प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट दैम, और कोई फर्दर, कोई आगे प्यूनिटिव एक्शन, पनिशमेंट वाला एक्शन या डिसिप्लिनरी एक्शन इनके खिलाफ ना ले। ये काम भी उनकी ड्यूटी बनता है स्टेट गवर्नमेंट की। प्यूनिटिव यानी जो पनिशमेंट से रिलेटेड हो, डिसिप्लिन से रिलेटेड हो, पिनलाइजिंग हो, समझ गए ना इनको। और ज़्यादा भाई हड़ताल तो ख़त्म कर दी एक बार बात करके, अब जो हड़ताल करने वाले थे उनको बेल दे, है ना, ऐसा काम भी करती है सरकारें बाद में। तो ये प्यूनिटिव एक्शन किसी पे नहीं लेना है, किसी भी आंगनवाड़ी वर्कर को आपको हरास नहीं करना है। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, ईजी था। ऐसे आर्टिकल जानबूझ करके लेता हूँ मैं जब भी मुझे दिखते हैं। हर इंसान को पता होना चाहिए, है ना, देश कैसे काम करता है। पहले कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्विज को पूरा इंपॉर्टेंस दिया करो, ये आपका जो है ना मेजरमेंट है, आपने क्या सीखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इनमें से वो कौन सा काम है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स के रोल में नहीं आता है, उनकी प्रोफाइल में नहीं आता है। 4 काम आपके सामने लिखे गए हैं, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आराम से अच्छे बच्चे की तरह चारों को पढ़ो, पॉज करके वीडियो को, और फिर ढूंढ के बताओ। मैं भी बता दूंगा, पहले अपना देख लो। चलो भाई साहब, सी जो है ना, सी, ये इनका काम नहीं है, ठीक है। बच्चों के लिए खाना बनाना इनका काम है, खाना बनाने के लिए राशन इनको सरकार से मिलेगा, गैस मिलेगी। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन देना चाइल्ड फीडिंग पे, मैंने आपको स्कीम का नाम बताया था, IYCF, है ना, बच्चों को कैसे दूध पिलाना है माओ को सिखाएंगी। हेल्थ केयर वर्कर्स को भी असिस्ट करेंगी ANC और PNC में, एंटीनेटल पोस्ट नेटल जो है चाइल्ड केयर में। लेकिन सी जो है ना, ये इनका काम नहीं है, लोगों को, BPL वालों को अनाज देना। ये काम होता है राशन डिपो का, जिसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या PDS। राशन डिपो पे जाते हो ना आप, 2 रुपये किलो में अनाज मिलता है, किसी को मुफ्त मिलता है, तो वो काम उनका है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का नहीं है। तो सी आपका आंसर हुआ। चलो, सेकंड वाला खुद से कर सकते हो, बहुत इजी है। आपसे पूछा है कि वो ऑल्टरनेटिव चूज करो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की डिमांड को बताते हैं, जो आंध्र प्रदेश में कर रही थी। वेज में हाइक मांग रही थी, वर्कलोड में कमी मांग रही थी, या स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट मांग रही थी आंगनवाड़ी सेंटर में, या A और C दोनों मांग रही थी, A और B दोनों मांग रही थी, या तीनों के तीनों मांग रही थी। ठीक है, सब लोग कर लो भाई, खुद से कर लोगे, बड़ा इजी है। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर इसी वीडियो के नीचे डाल दिया है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां मेरे को लगता नहीं है किसी का गलत होगा। रोप समवन इन, इसका मीनिंग पूछा है। लगातार तरीके से जो एनोइंग हो उसके लिए कौन सा वर्ड बनेगा। टेक फॉर ग्रांटेड करने को क्या बोलते हैं, एंड मेक लाइट ऑफ समथिंग क्या होता है। 7वें 8वें में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर आपको मिलेगी टेंड नाम के वर्ड की वजह से, और दूसरी एरर आपको मिल सकती है हु नाम के वर्ड के आसपास। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताएं। क्लास पूरी देखी है, क्विज सॉल्व किया, तो मार्क्स बता करके साथ में PD लिख दिया करो। ये फीडबैक होता है आपका, है ना, क्लास में आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। कल लेंगे आपसे मुलाकात, होपफुली कुछ स्पेशल करेंगे सैटरडे को। अंटिल देन